गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज का हम लोगों का जो क्लास है वो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का रिवीजन क्लास है। हम लोगों को लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में एक मिनट फोन रेडी, मैं स्टार्ट करता हूं। हम लोगों को लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में ना तीन चीज का रिवीजन करना होता है। वन इज कॉल्ड लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, अनदर इज हाउ टू फाइंड आउट द लायबिलिटी ऑफ लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज, एंड द थर्ड वन इज हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड एफिशिएंसी अकाउंट। ये तीन अलग अलग पोर्शन है जो लिक्विडेशन में हम लोगों के सिलेबस में है, जिसका हमें आज रिवीजन करना है। नाउ व्हाट इज लिक्विडेशन? द आंसर इज क्लोजिंग डाउन ऑफ अ कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। वाइंडिंग अप किसी भी तरह से हो, लीगल हो या वॉलंटरी हो। कंपनी के डायरेक्टर लोग खुद ही चाहें, शेयर होल्डर लोग खुद ही चाहें हम कंपनी बंद करना चाहते हैं, या कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही हो, लायबिलिटी होल्डर को पैसा नहीं दे पा रही हो और कंपनी इंसॉल्वेंट हो जा रही हो। एक तो सिंपल सा तरीका क्या है ना बेटा, कोई कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो रही है तो सस्ता मंदा दाम में कोई कंपनी उसको अमालगमेट कर ले। तो अगर कोई कंपनी उसको अमालगमेट कर ले तो वेंडर कंपनी नेचुरली लिक्विडेट हो जाती है, नहीं समझे? तो वो वाला पोर्शन जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं अमालगमेशन अकाउंटिंग में। बस पीसी कम हो जाएगा उस तरह की कंपनियों का, परचेज कंसिडरेशन कम हो जाएगा, बाकी उसका अकाउंटिंग प्रोसेस इज थ्रू, वी हैड लर्न दैट। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसा कंपनी है जो अपने आप को डिसॉल्व करके किसी कंपनी को बेच नहीं रहा है, वो अपने आप को डिसॉल्व खुद ही करके असेट को बेच के लायबिलिटी को पे करके बचा हुआ पैसा शेयर होल्डर को देने के काम में लगा हुआ है। मींस बेसिकली लिक्विडेशन में असेट बिकेगा, जो पार्टनरशिप में मैं बोलता था, असेट बिकेगा, लायबिलिटीज का पेमेंट होगा और अगर पैसा बचा तो शेयर होल्डरों को दिया जाएगा ना। एक सिंपल सी बात सोचो कि अगर कंपनी डेट में लोन में अंदर तक अगर डूबा हुआ है तो वो असेट और कंपनी लॉस में है, बहुत ज्यादा परेशानी में है, तो वो कंपनी असेट बेच करके अपने लायबिलिटी तक का भी पेमेंट नहीं कर पाएगा, शेयर होल्डर तक पैसा देने का बात उसका आएगा ही नहीं, उसके पहले उसके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी सो कंपनी है, डिसेंट है, बहुत बुरा हालत नहीं है, बुरा तो है पर बहुत बुरा नहीं है, तो हो सकता है शेयर होल्डर तक को कुछ पैसा चुका दे। और अगर बहुत ही बढ़िया कंपनी है, सॉल्वेंट है, अपने मन से लिक्विडेट हो रही है कि मेरा आप कोई काम नहीं है, पर्पस नहीं है, तो हो सकता है शेयर होल्डर को जितना कैपिटल और रिजर्व है उससे ज्यादा पैसा भी चुका दे। सो एनीथिंग इज ए पॉसिबिलिटी, एनीथिंग इज ए पॉसिबिलिटी। व्हाट विल हैपन, ये हम लोगों को क्वेश्चन पे देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसा आया है और क्या होगा। ओके, नाउ जब लिक्विडेशन होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि कोर्ट से एक ऑर्डर पास होता है कि दिस कंपनी विल स्टैंड लिक्विडेटेड। अब वो मैटर कोर्ट से जाए या एनसीएलटी के थ्रू से आए, कहीं से भी आए, वो लॉ का प्रॉब्लम है। मान लो कोर्ट से इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर पास हुआ और कंपनी को बोला गया, कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, बोला गया आप इंसॉल्वेंट, आप लिक्विडेट हो जाओ। तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। कौन? लिक्विडेटर। उसका यह काम होता है कि वो असेट को बेचेगा, लायबिलिटी को पे ऑफ करेगा, बचा हुआ पैसा शेयर होल्डर में बांटेगा, बीच में पैसा खत्म हो गया तो खत्म हो गया, ठीक। उसके बाद वो लिक्विडेटर क्या करेगा, जो कोर्ट का अपॉइंटेड प्रोफेशनल बंदा है, वो क्या करेगा, एक पेपर बनाएगा जिस पेपर का नाम होगा लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। टी शेप में ये एक अकाउंट बनाएगा which will resemble like a cash book, कैश बुक से रिजेंबल करेगा उसका ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और वो पेपर बना करके शेयर होल्डर लोगों की मीटिंग करेगा
शेयर होल्डर लोगों को बुला करके बोलेगा ये तुम्हारा सारा फाइनल हिसाब किताब है अब, और तुम लोगों के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तुम्हारी कंपनी लिक्विडेट हो गई है। फिर उस पेपर को उस कोर्ट में जाकर के दे देगा जिस कोर्ट ने उसको अपॉइंट किया था, और कंपनी का लिक्विडेशन को कंप्लीट मान लिया जाएगा। सो liquidation is completed only with the acceptance of liquidator's final statement of account by the shareholders and ultimate submission of that account to the court. Clear? अब आते हैं कि सर शेयर होल्डर जब लिक्विडेटर कंपनी के अंदर जाता है, ए लिमिटेड के अंदर, कोर्ट से अपॉइंट होकर ए में गया, तो मान लीजिए ए के दो डायरेक्टर हैं ए लिमिटेड के, मिस्टर महेश और मिस्टर नरेश। इनका क्या रोल रहता है? इन्हीं के प्रेजेंस में कंपनी बर्बाद हुई है। मैं इनको विक्टिम या मैं इनको दोषी या ये सब नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये लोग कंपनी में थे, यही लोग डायरेक्टर हैं, आज के दिन के डायरेक्टर यही लोग हैं। तो जिस दिन लिक्विडेटर डायरेक्टर के पास जाएगा, ऑब्वियसली कंपनी में जाकर किसी से तो मिलेगा, लिक्विडेटर तो कोर्ट का अपॉइंटेड बंदा है, तो वो जाकर के इन दोनों से मिलता है, एम और एन से, और एम और एन से कंपनी की पूरी जानकारी लेता है, और सेम डे एम और एन उसको एक पेपर देते हैं, दो पेपर देते हैं, रादर टू पीसेस ऑफ पेपर। वन इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, वन इज कॉल्ड डेफिशिएंसी अकाउंट। ये कैसे बनता है इसका रिवीजन हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद कर लेंगे, लेकिन ये दो पेपर उनको मिलता है लिक्विडेटर को, और ये दोनों पेपर बनाते हैं डायरेक्टर लोग। इसमें होता क्या है इस दोनों पेपर में? पहला जो पेपर है उसमें होता है कि एक फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का, डायरेक्टर लोग उस फॉर्मेट में सारे असेट का रियलाइजेबल वैल्यू एज पर देयर थिंकिंग और सारी लाइबिलिटी का पेएबल वैल्यू एज पर देयर थिंकिंग, उसके हिसाब से एक स्टेटमेंट बना के देता है। पूरा फॉर्मेटिंग है, पर्टिकुलर फॉर्मेट है, लॉ में वो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है, ऐसे ऐसे करके बनेगा बोल करके लिखा हुआ है वो पेपर। लेकिन डायरेक्टर लोग अपने सोच के हिसाब से बनाता है कि मुझे लगता है, डायरेक्टर बोलेगा, एम और एन बोल रहा है कि मुझे लगता है ये असेट इतना दाम में बिकेगा, ये लाइबिलिटी का इतना इतना पेमेंट होगा, और तुमको इतना रुपया सरप्लस या इतना रुपया डेफिशिएंसी होगा। ये वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में बनाएगा। और फिर नीचे जो डेफिशिएंसी अकाउंट बनाता है उसमें वो लिखता है कि देखो इतना इतना कंपनी को लॉस हुआ है, आज के 5 साल पहले इतना लॉस था, 5 साल में इतने इतने और लॉस हुए, प्रॉफिट हुआ, असेट उसेट बेच के इतना और लॉस होने वाला है, तो नेट मिलाकर के इतना डेफिशिएंसी है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जो डेफिशिएंसी बताता है ना, जो असेट माइनस लाइबिलिटी से आता है, वही डेफिशिएंसी लॉस माइनस प्रॉफिट से भी आता है। क्योंकि तुमने सुना होगा असेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल होता है ना? तो उसी कॉन्सेप्ट से क्या होता है कि असेट माइनस लाइबिलिटी का जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगा उसमें जो डेफिशिएंसी या सरप्लस आएगा, लॉस माइनस प्रॉफिट से भी वही डेफिशिएंसी या सरप्लस आएगा, और दोनों का नेट अमाउंट जो है ना, फाइनल अमाउंट, वो टैली कर जाता है। ये पेपर जो है नहीं, टफ नहीं, गंदा है, गंदा है, टफ नहीं है। ये दोनों पेपर के बेस पे लिक्विडेटर को आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये असेट है, इसको मुझे बेचना है, डायरेक्टर को लग रहा है इतना पैसा मिलेगा, तो हमको कोशिश करना है कि हम इससे ज्यादा पैसा जुगाड़ करें, नहीं समझे? तो उस तरह से लिक्विडेटर को एक रास्ता मिल जाता है कि वो इस काम को कैसे आगे बढ़ाए। लिक्विडेटर इन बिटवीन एक काम और करता है कि अगर उसको लगता है कंपनी को चलाया जा सकता है, तो जब तक डिसोल्यूशन होता रहता है तब तक वो कंपनी का ट्रेडिंग करता रहता है, और उससे भी कोई अगर प्रॉफिट लॉस हुआ तो वो भी कंपनी में ऐड हो जाता है, तो उससे भी लायबिलिटी होल्डर को पेमेंट करने में थोड़ी सी सुविधा हो जाती है। पर लिक्विडेटर को अगर लगता है कि नहीं काम टफ है, तो फिर वो ट्रेडिंग बंद कर देता है, बिजनेस बंद कर देता है, सिर्फ असेट बेचने का काम और लायबिलिटी को पेमेंट करने का काम एग्जीक्यूट करता रहता है। लिक्विडेटर ये जो काम करता है इसमें वक्त लगता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 6 महीना, कुछ भी लगे। धीरे धीरे वो असेट को बेचता जाता है, लायबिलिटी को पेमेंट करता जाता है, और लिक्विडेटर का एक ही अकाउंट बनाने का काम है, वो है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है? तो हम लोग आज का जो पहला टॉपिक का रिवीजन करेंगे उसका नाम है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये जो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, ये टी शेप में बनता है।
ये टी शेप में बनता है। या तो ये लिक्विडेटर सारा असेट बेचकर और सारा लायबिलिटी पेमेंट करके फाइनल डे जब आया उसका कंपनी बंद करके मीटिंग करने का, उस दिन बनाता है, या फिर तेरे क्वेश्चन में ग्रेजुअल बनाने का भी काम आता है कि जैसे पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश नहीं है क्या, वैसे इसका भी ग्रेजुअल बनाने का भी सम आ सकता है। तो दो तरीके के इसमें सम बनते हैं। एक तरीके के सम में डेट वेट रेलेवेंट नहीं है, सीधा असेट बेचो पैसा लाओ, हाथ देखना, असेट बेच के पैसा लाओ, लायबिलिटी को पैसा दो, जो बच्चे शेयर होल्डर को दे के खत्म करो, एक साथ सारा काम। दूसरा डेट वाइज, 12 तारीख को इतना रुपया आया इतना दिए, 15 को इतना आया इतना दिए, 18 को इतना आया इतना दिए, 22 को इतना आया और आखिरी में इतना दिए, काम खत्म। तो वो डे वाइज भी हो सकता है और एक साथ क्लोज करने के लिए भी हो सकता है। तुम लोगों की लाइफ में मैंने आज तक ऐसा सम नहीं देखा जिसमें डे वाइज आया हो। मेरी बुक में एक सम है जिसमें डे वाइज रिसीट और पेमेंट किया गया है। तो ऑब्वियसली डे वाइज हो या एक साथ पूरा हो, कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। डे वाइज होने से थोड़ा केयरफुल रह के सम को बनाना पड़ता है ना। ये बनता कैसे है? पहला आंसर ये कैश बुक के जैसा है। दूसरा आंसर टू और बाय नहीं लिखना है। डोंट राइट टू और बाय, वैसे इंस्टीट्यूट कोई कोई सम में लिख भी देता है, आप मत लिखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड को रिसीट और राइट हैंड साइड को पेमेंट नाम दे दीजिएगा। अमाउंट का एक एक कॉलम रहेगा ऑब्वियसली दोनों साइड में, वो आप जानते ही हो। सबसे शुरुआत होगी ओपनिंग बैंक बैलेंस से, तो आप लिखोगे कंपनी के पास ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना है। जो भी ओपनिंग बैंक बैलेंस है आप रिसीट साइड में लिख दिए। कैश एंड बैंक दोनों में, दो कॉलम का नहीं बनाना, एक ही कॉलम का बनेगा। रिसीट एंड पेमेंट का अकाउंट है जिसका नाम लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, दो कॉलम मत बनाइएगा, ठीक है। एक ही कॉलम में खाली रिसीट और पेमेंट लिखना है। तो अगर ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक दो हो ना, तो दोनों को मिला के यहां लिख दीजिएगा। अगर बाई चांस ओवरड्राफ्ट रहता है, ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट को इस साइड में मत लिखिएगा, हाँ वेट कीजिएगा। ओडी इज ए लायबिलिटी, इट्स ए ट्रू लायबिलिटी। उसका जब पेमेंट होगा ना, एक्चुअल पेमेंट जब लिक्विडेटर करेगा, हाथ देखना मेरा, तो एक्चुअल पेमेंट के साथ उसका पेमेंट लिखिएगा। ये नॉर्मल कैश बुक नहीं है जहां पे डेबिट बैलेंस को टू बैलेंस बीडी और क्रेडिट बैलेंस को बाई बैलेंस बीडी लिख के चालू कर देते थे, ये वैसा नहीं है। यहां ओडी को एक लायबिलिटी मानना है और कैश इन हैंड कैसेट बैंक को एक रिसीट मानना है। लायबिलिटी का पेमेंट तब लिखना है जब उसका पेमेंट हो जाए। ओके, नाउ सबसे पहला काम जो लिक्विडेटर जनरली करता है, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस लिख देने के बाद सारे सिक्योर्ड लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए मोर्टगेज्ड असेट को बेचता है। मोर्टगेज्ड असेट को कई लोग लूजली सिक्योर्ड असेट को बेच के सिक्योर्ड लायबिलिटी पेमेंट करते हैं, ये भी बोलते हैं, पर एक्चुअल में मोर्टगेज्ड असेट्स आर सोल्ड टू पे ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, दैट इज द प्रॉपर वर्ड। असेट का नाम मोर्टगेज्ड असेट होता है और क्रेडिटर का नाम सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है। तो कहते हैं कि अगर मान लो सिक्योर्ड क्रेडिटर हमसे पैसा पाता है 1,40,000 और जो असेट है उसका नाम है लैंड एंड बिल्डिंग। बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख है बैलेंस शीट में, पर बैलेंस शीट ना इस लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में इरेलेवेंट है, क्योंकि ये कैश बुक है ना। तो बैलेंस शीट तो अक्रूवल बेसिस पे पूरा टोटल बनता है और फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तो कैश बेसिस पे बनता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग को बेच के कितना पैसा मिलता है वो रेलेवेंट होता है। तो मान लो लैंड एंड बिल्डिंग को बेच के 1,50,000 मिला, तो लिक्विडेटर का काम ये होता है, और साथ में मैं बोलूंगा स्टूडेंट का काम भी वही होता है, कि वो इस असेट को बेच के इस लायबिलिटी को पेमेंट करने में पूरा सक्षम होता है, क्योंकि असेट का रियलाइजेशन इज मोर देन द पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो वो इससे पेमेंट कर देता है और उसके पास जो 10,000 रुपीज बच जाता है, सिर्फ इसको रिसीट साइड में लिख लेता है, सिर्फ इसको।
150 को रिसीट साइड में लिखना और 140 को पेमेंट साइड में लिखना अलाउड नहीं है। नेट को ही लिखना पड़ता है, वो भी रिसीट साइड में। तो अपने बोलते हैं कि सरप्लस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग, अब इसमें सिचुएशन ये आता है कई बार कि लैंड एंड बिल्डिंग को बेचे, मान लो 1,28,000 आया और क्रेडिटर को पेमेंट करना 1,40,000, तो 12,000 रुपया का डेफिशिएंसी आ गया। तो तुरंत पेमेंट साइड में मत लिख दीजिएगा। स्टूडेंट बन के पहले लिक्विडेटर बन के स्टूडेंट लिक्विडेटर बनेगा और बोलेगा कि 12,000 रुपया को मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मानता हूं, और जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मैं पेमेंट करूंगा, अनसिक्योर्ड मतलब जो क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर्स फॉर सर्विसेज, जो नॉर्मल क्रेडिटर्स होते हैं ना, वो 12,000 भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाएगा। और यहां पर देखो, यहां पर जब मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करूंगा तो मैं उसको भी पेमेंट कर दूंगा। तो तुम उसी वक्त लिखोगे 12,000 को, जहां पे तुम क्रेडिटर फॉर गुड्स को ₹1,00,000 देने वाले हो ना, तो यहां 1,12,000 मिला के एक साथ दे देना, और लिखना भी यहां पे पड़ेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 1,12,000। ठीक है। उसके बाद लिक्विडेटर उन सारे एसेट को, यानी स्टूडेंट तुम उन सारे एसेट को बेचना जो फ्री एसेट है। फ्री मीन्स जिसके ऊपर किसी तरह का मोर्टगेज या चार्ज, मोर्टगेज और चार्ज एक ही वर्ड है, चार्ज एकदम प्रॉपर लॉ का लैंग्वेज है, मोर्टगेज चालू भाषा है। अबे कहां जा रहा है इस मोर्टगेज, वेर आर यू गोइंग सर, इज चार्ज, प्रॉपर वर्ड। हाँ, अब आइए बाकी सारे एसेट को वो बेचेगा। तो मान लो प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, सबको बेच के जो पैसा आएगा ना, उसका नाम दे देगा अदर असेट्स रियलाइज्ड। इनर कॉलम में एक एक करके असेट के नाम लिख देगा, इनर कॉलम में उनके रियलाइजेबल वैल्यू लिख देगा। प्लीज माइंड माई वर्ड्स, रियलाइजेबल वैल्यूज। अब यहां बोले तो रियलाइज्ड वैल्यूज, क्योंकि ये तो कैश बुक बिकने के बाद लिखना है, तो रियलाइज्ड वैल्यू, बट नॉट बुक वैल्यूज। लिख दिए, मान लो 4,00,000 रुपया आया, तो 4,50,000 रुपया उसके पास आज के दिन है, और सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट हो चुका है। 40,000 उसके पास ओपनिंग बैलेंस है, 10,000 लैंड एंड बिल्डिंग बेच के जो उसके पास सरप्लस आया था वो है, 4,00,000 बाकी सारा एसेट बेच के जो पैसा आया था वो है। आज के दिन जो उसके पास 4,50,000 कैश है, अब उसके पास और कोई एसेट कैश के अलावा नहीं है। हाँ, कोई पार्टली पेड शेयर होल्डर से पैसा आ जाए तो अलग बात है, या फिर अच्छा ठीक है, बस एक बार तो पार्टली पेड शेयर होल्डर से पैसा आ जाए तो अलग बात है। अब वो पेमेंट करना स्टार्ट करता है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं डेट वाइज नहीं है, एक साथ सारा एसेट बेच दिया, अब देखो बेच दिया वो, अब वो लायबिलिटी पेमेंट कर रहा है, वो भी एक साथ कर रहा है, हम खाली लिख रहे हैं ग्रेजुअली, पर डेट वाइज ये सम नहीं बन रहा है। ओके, सबसे पहले आप पेमेंट करिएगा लिक्विडेशन का खर्चा, एक्सपेंस जो करता है ना इन सब चीजों में, उसको वो भी आप लिख सकते हो। कई लोग रेम्यूनरेशन को पहले एक्सपेंस को बाद में लिखते हैं, कई लोग एक्सपेंस को पहले और रेम्यूनरेशन को बाद में लिखते हैं। मैं एक्सपेंस को पहले लिखवाता हूं, ठीक है, वो हार्ड एंड फास्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लो लिक्विडेशन का एक्सपेंस आया 15,000। सर ये क्या चीज का खर्चा है? ये वेरियस, अब इतना सारा काम करोगे तो खर्चा तो लगेगा ना बेटा, ये वो वाला खर्चा है। और एक बात मुझे बोलनी है बेटा, जैसे डेटर वेटर वगैरह होते हैं ना, तो उनका नेट रियलाइजेशन कई बार क्या होता है कि आप किए खर्चा और उसको माने डेटर से मांगने गए पैसा, वो पैसा दिया थोड़ा सा कम और कुछ आपका खर्चा भी लग गया जाने आने में, तो वो नेट पे, यहीं पे नेट पे लिख देना, नहीं समझे। लेकिन बाकी जो खर्चा सब है अदर एक्सपेंसेस, वो अलग से लिक्विडेशन एक्सपेंस के नाम से लिख देना। माने अगर किसी असेट से डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंस दे दिया तो असेट के रियलाइजेशन को ही कम करके लिख देना। बात बराबर है, इधर लिखो या इधर लिखो, नहीं समझे, पर आप उस समय इधर ही लिख देना, डायरेक्टली असेट को ही नेट करके लिख देना, और अदरवाइज जो बाकी खर्चा है उसको पेमेंट साइड में लिख देना।
सेकेंड पेमेंट हम लोग लिखेंगे लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। इसमें होता है झमेला। हर क्वेश्चन में लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन अलग स्टाइल से निकालते हैं ये लोग। कॉन्ट्रैक्ट of liquidators remuneration is always designed in a manner that gives some pain to the students. सबसे इजी रेम्यूनरेशन होता है 4% ऑन असेट रियलाइज्ड। असेट रियलाइज्ड का जब बात आएगा तो एक तो ये 4 लाख का असेट रियलाइज्ड और एक बिल्डिंग भी रियलाइज हुआ है 1.5 लाख रुपया में, इसको भूलना मत। ज्यादातर मिस्टेक लिक्विडेशन के समय यही होता है कि लोग 4 लाख का 4%, क्योंकि असेट रियलाइज सेंटेंस मैच कर रहा है, असेट रियलाइज वर्ड मैच कर रहा है, तो सीधा 4 लाख का 4% मार के 16,000 यहां पे लिख के छोड़ देता है। अपने एग्जाम्पल में 4% जो निकलेगा वो 4 लाख प्लस 1.5 लाख पे निकलेगा। वाई 1.5 लाख बोर्ड पे देखो और पकड़ो समझो। 5,50,000 का 4% 22,000 रुपया उसका रेम्यूनरेशन हुआ। आप रेम्यूनरेशन यहां पे लिख दिए। कई बार ये रेम्यूनरेशन पेमेंट टू ए पर्टिकुलर क्रेडिटर पे रहता है, पेमेंट टू शेयर होल्डर्स पे रहता है, केयरफुली कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर मान लो बोला लिक्विडेटर विल बी रेम्यूनरेटेड एट 4% ऑन पेमेंट टू शेयर होल्डर्स, पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। अब पेमेंट टू शेयर होल्डर इज द आखिरी पेमेंट, आंध्र प्रदेश नहीं लिखे ये, आखिरी पेमेंट, शेयर होल्डर को तो लास्ट में पेमेंट करते हैं। अब मान लो लिक्विडेटर के पास पैसा बचा 1,70,000, आखिरी पूरा 1,70,000 शेयर होल्डर को ही जाएगा, लेकिन शेयर होल्डर को 1,70 दे देंगे तो इसका रेम्यूनरेशन कहां से मिलेगा? तो हमको खुद को रेम्यूनरेशन भी देना है और शेयर होल्डर को पेमेंट भी करना है। तो हम इस पैसा को समझ लेंगे 104, 1,70,000 इजकल टू 104। मेरा पेमेंट इज 4/104, शेयर होल्डर का पेमेंट इज 100/104। इसको आप लोग आफ्टर चार्जिंग वर्ड बोलते हो। मैं खुश होता हूं, मेरे को क्या जाता है, समझ में आने से हुआ ना यार, काम करने से हुआ। तो 1,70,000 इंटू 4/104 जब तुम करते हो तो तेरा आंसर आता है 6538 और ये आता है फिर 163,462 और ये जो 163,462 का ही 4% ये है, ये 100 है, ये 4 है, तो टोटल 1,70,000 है। नहीं समझे? तो कई बार इसके कॉम्बिनेशन भी रहते हैं कि 4% ऑन असेट रियलाइज्ड प्लस 4% ऑन पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। तो असेट रियलाइज्ड का भी लेगा वो 4% 22,000 और ये वाला 6,000 भी लेगा। इसमें कई बार ज्ञान लगाता है कि पर मिनिमम उसको 30,000 तो मिलना ही चाहिए। तो आप तो मिला के 22,000 और 6,000 मिला करके मान लो 28,000 ही दिए तो वो थोड़ा सा और ले लेगा, शेयर होल्डर का पेमेंट कम हो जाएगा क्योंकि मिनिमम हिट करना ही करना है। तो सर फिर उस समय तो 4% मैच नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, 4% फिर कैसे मैच करेगा? मिनिमम तो हिट कराना है ना। तो वो सारा चीज को बड़ा ध्यान दे करके केयरफुली मैनेज करना पड़ता है। मान लो लिक्विडेटर को यही पैसा देना है, पेमेंट टू मेंबर्स पे या पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे कोई रेम्यूनरेशन नहीं है, ओनली एसेट रियलाइजेशन पे रेम्यूनरेशन है। तो कर दिए पेमेंट। अगला पेमेंट हम लोग करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। किसको? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है, क्रेडिटर है। क्या समझे? क्रेडिटर है। तो सर हु इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर? बाय बर्थ ही इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है जिसको लॉ ने कंपनियों को बोला कि बॉस इसको इज्जत की नजर से देखो।
वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जिसको लॉ ने बोला इसको पहले पैसा दो। ये प्रेफरेंशियल, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है ना, जिसको डिविडेंड में इक्विटी से पहला प्रेफरेंस मिलता है, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वैसा ही क्रेडिटर का प्रेफरेंशियल है जिसको पहले पेमेंट मिलता है इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। इन द इवेंट ऑफ लिक्विड, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को तो हर साल डिविडेंड में पहला हक मिलता है, पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को खाली लिक्विडेशन में प्रेफरेंस मिलता है, हर दिन नहीं। हर दिन तो नॉर्मल बिजनेस चलता रहेगा, हर दिन जैसा पेमेंट जिसको जिसको होता रहेगा, पर लिक्विडेशन में क्योंकि पैसे कम होते हैं, चांसेस ये होता है कि कंपनी अपने क्रेडिटर्स को पैसा चुका नहीं पाए, तो इन लोगों को पहले पैसा मिल जाए, ऐसा लॉ का मानना है। सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर दोज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बिकॉज ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ द लॉ दे गेट प्रेफरेंस इन देयर पेमेंट इन द लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। अब इनमें आते कौन कौन हैं और उनकी लिमिट्स क्या क्या हैं, ऑब्वियसली तुम अपने बुक से रिवाइज करोगे ही, फिर भी मैं आपको एक बेस बता दूं जिससे आपका रिवीजन का काम हो जाए। इनमें सबसे पहले आता है गवर्नमेंट ड्यूज। क्या? गवर्नमेंट ड्यूज, टैक्स का और ड्यूटीज का पैसा। गवर्नमेंट से आप अगर माल खरीदे हो वो वाला पैसा इसमें नहीं आएगा। गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन चार्ज का पैसा बाकी है तो वो इसमें नहीं आएगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस का पैसा आएगा, वो भी पिछला 1 साल के अंदर अंदर अगर असेसमेंट हुआ है तभी आएगा। पिछले 1 साल के अंदर अंदर असेसमेंट हुआ है, माइंड माय वर्ड। अगर 5 साल पुराना भी पैसा बाकी है पर असेसमेंट अगर इस साल हुआ है तो आएगा, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा। एक सम ऐसा बनाए थे हम जिसमें इनकम टैक्स का ड्यूज 2 साल का था, पर एक वर्ड लिख दिया था असेसमेंट इज डन 3 months बैक। दोनों का एक साथ असेसमेंट 3 महीना पहले किया हुआ था, तो मैंने दोनों साल का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मनवाया था क्योंकि वो प्रेफरेंशियल 1 साल के अंदर अंदर दोनों का असेसमेंट हुआ था। नाउ अगर गवर्नमेंट का ड्यूज पिछले 1 साल का बाकी है तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में घुस जाएगा। अब मान लो गवर्नमेंट का ड्यूज बाकी है 45,000, विद इन 1 ईयर का है मान लो 11,000, बाकी 34,000 और बहुत पुराना है, तो 11,000 को आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बना देना और 34,000 को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में रहने देना, बाद में उसका भी पेमेंट हो जाएगा अगर रुपया बचा तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट रुपया बचा तो का स्टोरी में आता है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को तो पहले पैसा मिल जाता है तो बेचारा रिलेटिवली सेफ रहता है। कौन? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। दूसरा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है स्टाफ लोगों का सैलरीज वगैरह, स्टाफ लोगों का सैलरीज वगैरह। इसमें 2 लिमिट है, रादर मैं बोलूं 3 बातें हैं, 3 बातें हैं, लिमिट 2 है। बात नंबर 1, पिछला 1 साल रेलेवेंट है। बात नंबर 2, 4 महीना से ज्यादा का आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रेफरेंशियल नहीं बन सकता, मैक्सिमम 4 मंथ। काम नंबर 3, 20,000 रुपया से ज्यादा प्रेफरेंशियल नहीं बनेगा। तो पिछले 1 साल की सैलरी में से किसी भी 4 महीना की सैलरी इज प्रेफरेंशियल सब्जेक्ट टू ए लिमिट ऑफ 20,000 पर पर्सन। ठीक है, तो अगर मान लो सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1,10,000, बहुत सारे लोग हैं इसमें 1,10,000, और सब में बोला प्रेफरेंशियल है 90,000, तो बाकी 20,000 अनसिक्योर्ड हो जाएगा। क्लियर? अब आया कि तीसरा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है ये जो क्या बोलते हैं, स्टाफ लोगों का लीव सैलरी, लीव एनकैशमेंट नहीं बोलते हो आप लोग, लीव सैलरी, वो तीसरा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है। उसमें लेकिन कोई लिमिट उमिट नहीं है, जितना अमाउंट उतना प्रेफरेंशियल। उसके बाद आता है तुम्हारा स्टाफ लोगों का जो स्टेट इंश्योरेंस वगैरह का जो पैसा वैसा होता है ना, ESI एक्ट वगैरह का जो पैसा वैसा होता है वो। फिर होता है उन लोगों का जो कॉम्पेंसेशन वगैरह होता है स्टाफ लोगों का, वो।
फिर होता है उन लोगों का जो प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी वगैरह का जो पैसा ड्यू होता है वो, ये सब प्रेफरेंशियल बनते हैं। ईएसआई का पैसा में लिमिट है, लास्ट 1 ईयर का ही होना चाहिए, बाकी में लिमिट नहीं है। तो लिमिट में थोड़ा ठीक चेक कर देना लॉ में, ठीक है। और लास्ट में जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आता है वो होता है एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या बोला? अब सर ये क्या है? ये कंपनी का इन्वेस्टिगेशन एक अफेयर होता है, एक काम होता है, एक सेक्शन है कंपनी लॉ में जिसमें कंपनी के डायरेक्टर लोग अगर गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं, कंपनी के साथ करप्शन करते हुए पकड़े जाते हैं, माने कि उनको पर डाउट होता है, तो शेयर होल्डर लोग इन्वेस्टिगेट कराता है कंपनी के अफेयर्स को। तो उसमें इन्वेस्टिगेटर आकर के सारी चीज को चेक करता है, तो उसका अगर कोई खर्चा है तो वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की लिस्ट में आता है। ये जो सारे लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं, इनका फाइनल अमाउंट पता कर लिया जाता है, सबका मिला करके फाइनल अमाउंट, और यहां पर लिख दिया जाता है। जो लोग प्रेफरेंशियल बन पाए, जो नहीं बन पाए वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाते हैं, उनको बाद में पेमेंट हो जाता है। तो अगर मैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का एक बार खाली नाम का लिस्ट बनाऊं तो गवर्नमेंट ड्यूज, सैलरी आउटस्टैंडिंग, लीव सैलरी आउटस्टैंडिंग, ईएसआई, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, कंपेंसेशन मिला के एक साथ बोल दिया, और इन्वेस्टिगेशन का खर्चा, ये सारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बन जाएंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग में 20,000 की लिमिट है, 4 महीने की लिमिट है। गवर्नमेंट ड्यूज और ईएसआई वगैरह में 1 साल का लिमिट है। ठीक, इसके तुरंत बाद जिसका पेमेंट होता है उसका नाम है डिवेंचर होल्डर्स विथ फ्लोटिंग चार्ज। इंडिया में जब डिवेंचर इशू होते हैं तो वो फ्लोटिंग चार्ज पे ही इशू होते हैं, ये इंडिया कल्चर है। ये इसका मतलब ये नहीं कि अनसिक्योर डिवेंचर में इशू नहीं कर सकता या सिक्योर डिवेंचर में इशू नहीं कर सकता। अगर मैंने सिक्योर डिवेंचर इशू किया है तो मैं लैंड एंड बिल्डिंग के साथ उसी को लिखूंगा, फिर ये मेरा सिक्योर डिवेंचर रहेगा। अगर मेरा डिवेंचर मैंने सिक्योर्ड बोल के इशू किया है, हेलो, अगर डिवेंचर अनसिक्योर्ड बोल के इशू किया तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में भी आ सकता है। लेकिन अगर डिवेंचर मॉर्गेज चार्ज वाला है, फ्लोटिंग चार्ज वाला, फ्लोटिंग, या अगर कुछ नहीं लिखा है तो भी हम लोग डिवेंचर को फ्लोटिंग चार्ज ही मानते हैं। तो उस डिवेंचर का प्रिंसिपल और उसका इंटरेस्ट, उसका प्रिंसिपल और उसका इंटरेस्ट मतलब लिक्विडेशन के पहले वाला इंटरेस्ट, जस्ट इमीडिएटली बिफोर लिक्विडेशन उसका जितना भी इंटरेस्ट बकाया है और प्रिंसिपल जो बकाया है, बकाया हिंदी में आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं, वो 1,10,000 का पेमेंट यहां पे हो जाएगा। अब इसमें कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो लिक्विडेशन का डेट अनाउंस हुआ 1/4/20 को और डिवेंचर होल्डर को पैसा पेमेंट करते करते हो गया 30 जून 20, तो 3 महीना का जो और पेमेंट उसको इंटरेस्ट का करना पड़ता है वो थोड़ा बाद में पेमेंट करना। कंपनी और इंस्टीट्यूट तो अपना बुक्स में साथ में ही कर देता है, इंस्टीट्यूट को पता है अभी करो बाद में करो, साला पेमेंट तो करना ही है। वो लोग इतना स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो नहीं करता, हम लोग पूरे स्ट्रिक्टली करते हैं। तो मान लो उसका ये 3 महीना का जो इंटरेस्ट है वो मान लो 5,000 रुपया है, से 5,000 है। ये 3 महीना का इंटरेस्ट आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, बिकॉज बैलेंस शीट तो 1/4 का बनाया हुआ है, 1/4 का तो 10,000 रुपये बाकी है। ये तो उसके बाद अक्रू हुआ है ना, क्योंकि लिक्विडेशन 1/4 को अनाउंस हो गया। अब लिक्विडेटर बेचारा असेट बेच रहा है, लाइबिलिटी पेमेंट कर रहा, टाइम लग सकता है, तो ये अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है ये 5,000 रुपया को, और उसको पेमेंट हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद में करते हैं। डिवेंचर होल्डर का ये पेमेंट जब हो जाता है तो उसके तुरंत बाद हम लोग पेमेंट करते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। इस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करते वक्त ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर का कोई पोर्शन अभी अगर बाकी है डेफिशिएंसी की वजह से, तो यही मिला के पेमेंट करेंगे, जो मेरे एग्जाम्पल का 12,000 था। इसमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अनसिक्योर्ड से प्रेफरेंशियल बन पाया था, उसमें जो बच गया था, मान लो सिक्योर्ड क्रेडिटर 1 लाख था, अनसिक्योर्ड उसमें से प्रेफरेंशियल 90,000 बन पाया, तो 10,000 जो बच गया, नहीं 1 लाख था, 90 बन पाया प्रेफरेंशियल, तो बाकी जो 10,000 है वो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है।
और जो जात का अनसिक्योर्ड है, जैसे क्रेडिटर फॉर गुड्स टाइप का, वो तो यहां पे है ही है। इसको पेमेंट कर देने के बाद वो डिबेंचर होल्डर का डिलेड इंटरेस्ट पेमेंट कर दिए, डिबेंचर होल्डर्स डिलेड इंटरेस्ट 5,000 रुपया। जब ये पेमेंट हो गया ना, तो आप बोलेंगे माय कंपनी इज सॉल्वेंट, आई कुड पे ऑल द लायबिलिटी होल्डर्स। क्या बोला? आई कुड पे ऑल द लायबिलिटी होल्डर्स। और एक्चुअल में कंपनी लॉ में रूल भी यही है कि इस 5,000 का पेमेंट तभी होता है जब आप सॉल्वेंट हो। इसीलिए बोला जाता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद में इसको पेमेंट करना है, तो तभी होगा ना जब आप सॉल्वेंट हो। इंस्टीट्यूट बोलता है हम तो चेक कर लिए थे सॉल्वेंट, हम पहले पेमेंट करें या बाद में पेमेंट करें, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए इंस्टीट्यूट इस 5,000 को यहां पेमेंट कर देता है 1,15,000 में। वो बोलता है तो पैसा मेरे पास। क्लियर? पर हम इसी ऑर्डर में लिखेंगे चीजों को। अब इतना करके अगर मैं कैश कैलकुलेट करूं ना, तो मेरे पास 4,50,000 इधर आया और मैंने पेमेंट किया 15, 22, 146, 110 और 65,000। मेरे पास 92,000 कैश बचा। अब ये 92,000 हम किन लोगों को देंगे, क्योंकि आउटसाइडर लोगों को तो दे चुके, तो आंसर इस शेयर होल्डर लोगों को देंगे। शेयर होल्डर में 2 क्लास होती है, आपको मालूम है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है, उठाइए ये पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को दे दीजिए। अगर मान लीजिए आपके यहां पे 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ 10 ईच है एंड ऑल आर फुली पेड। क्या बोला? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड ऑल आर फुली पेड। 10 लाख रुपया तुम इनसे लिए थे, पर तेरे पास सिर्फ 92,000 है, क्योंकि तुम लिक्विडेशन में जा रहे हो। तो इन लोगों को एक एक आदमी को 92 पैसा करके दे दो 10 रुपया की जगह, तेरा 92,000 कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पे दिखा दो पेमेंट में इक्विटी शेयर होल्डर्स 92,000 और तेरा कैश बुक टैली हो जाएगा। ये बेसिक प्रेमाइस है जिसके बेस पे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनता है। नहीं समझे? अब ये कंप्लीट हो गया रिवीजन। अब इसके बाद का रिवीजन थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इन liquidators final statement of account. So let us discuss those complexities now. बेसिक मैंने बता दिया, एडवांस लेवल का डिस्कशन अब हम करेंगे। तो अब हम इसको यूज नहीं करेंगे। ये मेरा बन गया है, 92,000 मेरे पास कैश है, मैं डिस्कशन को वहां से स्टार्ट करूंगा। ये है मेरे पास। ऑब्वियसली ये वैसे बना क्या है रे, ये मैंने नेट लिखा, ऐसे लिखा नहीं जाता। अब मान लो मेरे क्लास में, मेरे बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर है 1 लाख, 10% उसके डिविडेंड के रेट को सिग्निफाई करता है, और ये है क्यूमुलेटिव, और इसके 2 साल का डिविडेंड बाकी है। क्यूमुलेटिव है। नॉन क्यूमुलेटिव अगर रहता ये आदमी, तो हम इसको बोल देते भाई तुमको खाली प्रिंसिपल मिलेगा, वो भी तुम वेट करना। 92,000 तो मेरे पास अभी है, अगर मेरे इक्विटी शेयर होल्डर पार्टली पेड हैं, जो कि हैं, उनसे जो पैसा आएगा तुमको दे दिया जाएगा। अगर वो क्यूमुलेटिव है तो उसको भी वही बात बोलेंगे, पर बोलेंगे तुमको 1,20,000 दे दिया जाएगा। बात वही वाला बोलेंगे, पर उसका 20,000 जो डिविडेंड का देना बाकी है वो लिक्विडेशन के वक्त दिया जाता है, उसको प्रिंसिपल के साथ ऐड करके ही दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर का क्या सीन है। तो मान लो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर का सीन ये है कि मेरे 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर हैं 10 ईच वाले, 9 पेड अप, और 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर हैं 10 ईच वाले, 7 पेड अप। मैं इसको 10,000 कर देता हूं, चलो।
अगर दो तरह के शेयर होल्डर हैं, क्या दो तरह के शेयर होल्डर हैं, जैसे ही पता चला दो तरह के शेयर होल्डर हैं, एक टेबल बना देना रफ में, स्टार्ट करना कैश अवेलेबल से, समझे? पहले करना नॉशनल कॉल, क्या झूठ मूठ का इन लोगों से पैसा मंगाना खाली कैलकुलेशन के लिए, इससे आएगा 1 रुपया करके 10,000, इससे 3 रुपया करके 30,000, 40,000 तेरे पास कैश आया। ये आएगा टाइप से कैलकुलेशन है ये। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चुका देना 1,20,000, मान लो क्यूमुलेटिव वाला एग्जांपल ले रहा हूं, 1,20,000 अभी चुकाए नहीं हो, कैलकुलेशन में चुका रहे हो। चूकने के बाद यहां लिखेंगे, अभी लिखा नहीं है, अभी हिसाब कर रहे हैं। इनको पेमेंट कर दिए तो अपने पास बचा 12,000, इसको नाम दे देना, पढ़ पाए क्या, सरप्लस। ये शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। नॉशनल कॉल हो जाने के बाद मेरे सारे शेयर होल्डर एक जैसे हो गए हैं, क्या हो गए, एक जैसे हो गए हैं, फुली पेड। अब इसको मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूंगा 20,000, तो मेरा सरप्लस पर शेयर आ गया 60 पैसा। अब हम ये बोलेंगे कि भाई तुमसे 1 रुपया आने वाला था और 60 पैसा तुमको हम देने वाले थे, तो तुम हमें 40 पैसा करके दे दो, और मैं लिखूंगा रिसीट साइड में इक्विटी शेयर होल्डर 9 पेड अप, 10,000 इंटू 0.4, 4,000 बिना वरी के। देखा? फिर मैं इनको बोलूंगा तुमसे 3 आने वाला था, 60 पैसा मैं तुमको देने वाला था, स्टूडेंट बोल रहे सारा बात, तो तुम मुझे दे दो 2 रुपीज 60 पैसा, नहीं 2 रुपीज 40 पैसा, 24,000 तुम दे दो। तो मैं दोनों ही शेयर होल्डर से मांगा, किसी को रिटर्न नहीं किया, मांगा मैंने। इसमें ऐसा भी हो सकता है किसी से मांगना पड़े और किसी को रिटर्न देना पड़े। मैं एग्जांपल चेंज करूं या समझा हुआ है? थैंक यू, रिवीजन ऐसा ही होना चाहिए। अब मैंने को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1,20,000 खाली देना है, दे दो और देख लेना ये टैली हो जाएगा अपने आप। अगर इसको टैली करने में तुमको कुछ करना पड़ा तो तुम गलत हो, ये खुद टैली होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सारे कैलकुलेशन वैसे ही हुए हैं कि ये टैली हो जाए। तो ये टैली हो गया 1,20,000, 1,20,000, काम खत्म। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो प्रेफरेंस शेयर को क्यूमुलेटिव मानना है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो डिवेंचर होल्डर को फ्लोटिंग चार्ज मानना है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जितनी दी हुई है उसको प्रेफरेंशियल मानना है। लिमिट लामट करने की जरूरत नहीं अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। ओइंग टू गवर्नमेंट में कुछ नहीं बोला अगर, तो गवर्नमेंट ड्यूज मान के प्रेफरेंशियल मानना है। डायरेक्टर एक शेयर माने क्या नाम एम्प्लॉय नहीं होता, तो डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मानना है। कंपनी सेक्रेटरी आपका एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी अगर बाकी है तो वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में घुस सकती है। क्लियर? अब इस स्टोरी में एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स स्टोरी और है, और वो ये है, देखो कि मान लीजिए मेरे पास कैश है 92,000 और प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है, और इक्विटी शेयर होल्डर ऐसे हैं 10,000 इक्विटी शेयर 10 ईच 7 पेड अप, और 10,000 इक्विटी शेयर 5 ईच 4 पेड अप, 15,000 शेयर हो जाएगा। शेयर्स को इक्विवेलेंट करना पड़ता है अगर ये 10 ईच 5 ईच अलग अलग रहता है तो, क्योंकि बाई बर्थ ये अधूरा आधा शेयर है, ये आधा।
तो पहले इन दोनों से हम नॉशनल कॉल करेंगे, क्योंकि दो तरह के शेयर हैं। नॉशनल कॉल वाली टेबल बनाएंगे, कैश अवेलेबल 92,000। नॉशनल कॉल करेंगे तो ये देगा 30,000, ये देगा 10,000। 40,000 का नॉशनल कॉल आ गया। कोई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है नहीं कि जिसको, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर है नहीं कि जिसको पेमेंट करना है, तो अपने पास 1,32,000 रुपया आ गया। अब सब फुल्ली पेड भी हो गए। इनको मैंने आधा शेयर कर दिया क्योंकि ये 5 ईच हैं, तो मैंने बोला टोटल 15,000 शेयर है। डिवाइड कर दिया तो 8.8 आया। 8.8 इसके लिए है, इसके लिए 4.4 है क्योंकि आधा शेयर है। और हम तो 10 को आधा करके 5 बना दिए थे ना, तो हम तो इन 5 वालों को 10 के इक्विवेलेंट कर दिए थे, इसलिए ये वाला सरप्लस मेरा 10 रुपीज के लिए आया। तो ये 10 रुपीज वाले का है, ये 5 रुपीज वाले का है। अब मैं पहले 10 रुपीज वालों से बात करूंगा। बॉस तुमसे 3 रुपया लेने वाला था, 3, 8.80 तुमको देने वाला हूं, 5.80 तुमको दूंगा, तो इनको 5.80 दे दो, 58,000 रुपया। तुमसे बॉस 1 रुपया लेने वाला था मैं, और 4.40 देने वाला था, तो 3.40 हमसे तुम ले लो। ये अगर डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर में अगर नॉमिनल वैल्यू अलग अलग हो ना, नॉमिनल वैल्यू, तो शेयर को आधा अधूरा भी करना पड़ता है। अगर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तुम बना रहे हो और उसमें अलग से कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांसेस दिए हुए हैं, तो कॉल्स इन एडवांस को रिसीट साइड में लिख देना, एज इफ यू हैड कॉल्ड देम एंड मनी इज रिसीव्ड, और कॉल्स इन अरियर को पेमेंट साइड में लिख देना। जब कॉल इन एडवांस और कॉल इन अरियर खत्म हो जाएगा तो सारे शेयर होल्डर एक जैसे हो जाएंगे। कॉल इन एडवांस और कॉल इन अरियर ने तो चीजें बिगाड़ रखी है ना, और सारे शेयर होल्डर को अगर एक जैसा नहीं करोगे ना, तो नॉशनल कॉल वाली टेबल नहीं बनेगी। तो अगर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में कॉल्स इन अरियर कॉल्स इन एडवांस का अलग से जिक्र किया हुआ है, तो कॉल्स इन एडवांस को कॉल करके रिसीव कर लो, कॉल्स इन अरियर को पेमेंट करके पेमेंट करवा दो, खत्म करवा दो। सारे शेयर होल्डर जब एक जैसे हो जाएंगे, आपका नॉशनल कॉल का टेबल को धीरे से चिपका देना, अपना काम बन जाएगा। कई बार क्वेश्चन में लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन जो होता है ना, वो सरप्लस के ऊपर होता है। ये जो सरप्लस आता है ना, कई बार आप जो सरप्लस लिखते हो, ये जो सरप्लस आया था, देखिए यहां पे सरप्लस 12,000 का, कई बार इसके ऊपर भी रेम्यूनरेशन होता है। तो इसमें हमेशा वो आफ्टर चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाना, क्योंकि सरप्लस कोई शेयर होल्डर में बांटते हो अल्टीमेटली, तो ये सरप्लस शेयर होल्डर भी लेगा और तुम भी लोगे, तो इसमें आफ्टर चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाना। ये लोग सरप्लस को कई बार सेविंग वर्ड यूज करता है, सेविंग। सरप्लस को कई बार सेविंग बोल के वर्ड यूज करता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दे देना। कई बार 2 लिक्विडेटर का अकाउंट बनता है, 2 लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, 2 एक ही क्वेश्चन में, नहीं समझे? तो जिसको जो जिम्मेदारी दिया गया और जो काम दिया गया, उसके हिसाब से दोनों अकाउंट बन जाएगा। पहले वो वाला अकाउंट बनाना जिसमें पहले लायबिलिटीज को पेमेंट होता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर वगैरह। शेयर होल्डर को पेमेंट करने वाला जो लिक्विडेटर होगा, उसका अकाउंट नीचे में बनाना, लिक्विडेटर 1 अकाउंट और लिक्विडेटर 2 अकाउंट। राइट रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से दोनों में डेटा आ जाएंगे। अगर पहले वाले लिक्विडेटर के पास कुछ सरप्लस कैश बच गया, तो वो दूसरे वाले लिक्विडेटर को दे देगा, और अगर पहले वाले लिक्विडेटर का कुछ लायबिलिटी अनपेड रहा, तो दूसरा वाला लिक्विडेटर उस लायबिलिटी को पहले पेमेंट कर देगा। नहीं सुनेगा? सुन पाए? तो इस तरह से अगर 2 लिक्विडेटर का भी सम आता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। लास्ट बात,
अगर आप लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बना रहे हो और असेट उसेट बेच करके, जैसे अदर असेट रियलाइज करते हो ना, बेच करके अगर तुमको कोई काइंड में पैसा मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो काइंड यहां लिख देना। ये कैश बुक को रिजेंबल करता है, कैश बुक नहीं है, रिसीट पेमेंट है। तो अगर रिसीट में हमको कुछ काइंड में चीज मिला तो हम लिख देंगे जी रियलाइज्ड 1 लाख, मेरे पास तो आ गया ना 1 लाख। फिर इस पैसा को शेयर होल्डर को पेमेंट कर देना या किसी को पेमेंट कर देना जो क्वेश्चन में बोला हुआ है। भाई कैश आता है तो कैश पेमेंट करते हो, अगर कोई कंपनी से शेयर आ गया शेयर उसको पेमेंट कर दो, डिवेंचर आया तो डिवेंचर किसी को दे दो। क्वेश्चन बता देगा कि ये काइंड वाला पेमेंट किसको करना है। ज्यादातर केसेस में शेयर होल्डर को जो लास्ट में पेमेंट होता है ना, उसी को देना पड़ता है। With this, the revision of liquidator's final statement of account is over. Clear? अब आया मेरा अगला टॉपिक जिसका नाम है लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी का लायबिलिटी। क्या बोलिए? लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी का लायबिलिटी। पहला क्वेश्चन कि सर ये कौन लोग हैं? आंसर इज ये लोग पास्ट मेंबर हैं। कौन है? पास्ट मेंबर हैं। सर पास्ट मेंबर मतलब कभी ये लोग शेयर होल्डर थे, इन्होंने अपना शेयर बेच दिया, आज दूसरे लोग शेयर होल्डर हैं, ये लोग पास्ट मेंबर हैं। 2, पास्ट मेंबर को तभी कॉल किया जाएगा अगर प्रेजेंट मेंबर लोग अपना पैसा नहीं चुकाते हैं। सर हो क्या रहा है? एक्चुअली ये लोग पार्टली पेड शेयर होल्डर हैं। पार्टली पेड शेयर होल्डर लोगों से लिक्विडेशन के वक्त पैसा मंगाया जाता है ना। तो अगर प्रेजेंट मेंबर पैसा नहीं देता है तो पास्ट मेंबर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कंपनी लॉ ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करके रखी है कि इफ प्रेजेंट मेंबर्स कांट पे यू हैव टू पे। ठीक, अब इसमें कुछ रूल बुक है। रूल बुक बोलता है कि पास्ट मेंबर से पैसा तभी मंगाएंगे अगर क्रेडिटर्स का पैसा बाकी हो। क्रेडिटर्स का पैसा, अदरवाइज पास्ट मेंबर से हम पैसा नहीं मंगवाएंगे। पास्ट मेंबर को बोला जाता है कि तुम अगर 1 साल पहले अपना कंपनी का शेयर बेच दिए हो तो तुमसे पैसा नहीं मंगवाएंगे। प्रेजेंट मेंबर पैसा नहीं देगा तो तुमसे मंगाएंगे, क्रेडिटर का पैसा बाकी होगा तो तुमसे मंगाएंगे। 1 साल पहले तुम शेयर बेच दियो, तुमसे पैसा नहीं मंगाएंगे। नहीं समझे? और तुमसे तुम्हारा अनपेड अमाउंट से ज्यादा पैसा नहीं मंगाएंगे। 100 रुपए का शेयर 80 रुपए पेड पे तुमसे 20 से ज्यादा नहीं मंगाएंगे। और एक जैसे अगर तुम्हारे यहां बहुत सारे लोग हैं, हेलो पास्ट मेंबर लोग, एक वक्त में एक जैसे अगर तुम लोग बहुत सारे लोग हो और क्रेडिटर का उस दिन का बाकी अगर 40,000 है तो 40,000 किसी एक से नहीं मंगाएंगे, सबसे मंगाएंगे इन अकॉर्डेंस विथ देयर रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जिसको लाइबिलिटी बोलते हैं ना, मैक्सिमम लीगल लाइबिलिटी, उसके हिसाब से उनसे पैसा मंगाया जाएगा। ये हो गए रूल बुक। अब इसमें हम लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि 4-5 लिस्ट बी का डिटेल दे देता है। ये लोग हैं लिस्ट बी मेंबर, इतने इतने शेयर इनके पास हैं, बताओ इनसे कितना पैसा मंगाया जाए। लिस्ट ए मेंबर लोगों ने पैसा नहीं दिया है। ठीक, तो आप एक टेबल बनाओगे इस तरह के कॉलम में। ये 4 शेयर होल्डर के नाम लिख दोगे, टेबल का नाम दे दोगे टेबल शोइंग लायबिलिटी ऑफ लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज। पहले इनके पास कितने नंबर ऑफ शेयर हैं वो लिख दोगे। फिर इनका पर शेयर वाइज कितना रुपया बाकी है उसको लिख देना मैक्सिमम लीगल लायबिलिटी। मान लो इनका मैक्सिमम लीगल लायबिलिटी भी इतना ही 1 रुपया करके बाकी है। ठीक है, अब मान लो ये बंदा सबसे पहले कंपनी छोड़ के गया था,
ये बंदा जब कंपनी छोड़ करके गया था तो ये दोनों तीनों बंदे उस दिन कंपनी में थे, ये लोग और बाद में छोड़ के गए। ये बंदा ए नंबर बंदा जिस दिन कंपनी छोड़ करके गया उस समय का क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग है 6,000 रुपया। तो वो 6,000 रुपया के लिए चारों जन जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उस दिन चारों शेयर होल्डर थे। 6 के बाद ये बंदा छोड़ के चला गया ये, तो 6,000 के बाद जो बाकी क्रेडिटर आया और 5,000 अगले बार, उस 5,000 के लिए ए जिम्मेदार नहीं होगा, ये इन तीनों में बंटेगा। 6,000 इन चारों में बंटेगा। उसके बाद और जो क्रेडिटर बढ़ा 10,000, उसके लिए फिर बी भी जिम्मेदार नहीं होगा, सी और डी में बंटेगा। नहीं समझे? उस तरह से आपके टोटल अमाउंट निकाल लिए जाएंगे। ये वाला अमाउंट, ये अमाउंट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम लीगल लायबिलिटी से, क्योंकि लॉ बोलता है कि आपसे जितना रुपया आपका अनपेड अमाउंट है हम उससे ज्यादा मांग ही नहीं सकते। तो देखिए, क्रेडिटर का पैसा बाकी था तभी इनसे पैसा मांगा गया। एक वक्त में अगर ज्यादा लोग हैं तो एक पैसा चारों जन से मिला के मांगा गया। टेबल में उन्हीं लोगों को लिखे जो लोग पिछले 1 साल के अंदर अंदर अपना शेयर बेचे। 1 साल के पहले जो लोग बेच दिए हैं उनको टेबल में ही लेके नहीं आए। याद आ रहा है? और किसी से भी उनका अनपेड अमाउंट से ज्यादा पैसा मांगा नहीं जा रहा है। जो बंदा कंपनी छोड़ के चला गया उसके बाद जो क्रेडिटर बढ़ा उसके लिए वो बंदा जिम्मेदार नहीं है। जैसे ए के कंपनी छोड़ने के बाद और 15,000 का क्रेडिटर आया तो उसके लिए ए को जिम्मेदार हम लोगों ने नहीं ठहराया। तो ए पर्सन विल बी हेल्ड लायबल फॉर ओनली दोज क्रेडिटर्स विच वेयर देयर एट द टाइम ऑफ हिज सेल ऑफ शेयर्स। Any increase in the liability after he ceases to be the member, he is not liable for that. इस तरह से एक टेबल बन जाती है और आप लाइबिलिटी ऑफ लीस्ट भी कॉन्ट्रीब्यूटरी पता कर लेते हो। इसमें एक स्पेशल कंडीशन याद रखना पड़ता है कि अगर कोई पार्टनर मर के उसका बच्चा को शेयर मिलता है तो वो सेल नहीं है, वो ट्रांसमिशन है, वो ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं है। तो उस बच्चे की लायबिलिटी आगे भी चलती रहेगी जब तक वो बच्चा अपना शेयर बेच नहीं देता। इसका एक स्पेशल सम करवाए थे अलग से। लिक्विडेशन के पहले 1 साल, लिक्विडेशन का डेट अगर आज अनाउंस हुआ और आज अगर 11 सितंबर, आज 11 सितंबर है, 11 अक्टूबर है, तो 11 अक्टूबर के 1 साल पहले चले जाओ 11 अक्टूबर 2020। तो 11 अक्टूबर 2020 के पहले अगर किसी ने अपना शेयर सेल कर दिया है तो वो बच जाएगा। पास्ट मेंबर होते हुए भी वो बच जाएगा क्योंकि पुरानी बात हो गई। क्लियर? और वो लाइन वापस बोलता हूं कि बाप मरा और बेटे को शेयर मिला तो बाप के मरने के डेट को ट्रांसफर मत पकड़ना, बेटा जिस दिन शेयर सेल किया उस दिन को ट्रांसफर पकड़ना, क्योंकि डेथ पे ट्रांसफर नहीं होता है, ट्रांसमिशन होता है। अब आया लास्ट टॉपिक जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। बिल्कुल बहुत पॉपुलर है, इतना बार एग्जाम में आया हुआ है कि मैं क्या बताऊं। लगातार 15 साल तक नहीं आया जब तक मैं पढ़ाया, 20 साल तक। अचानक पिछले 4-5 साल में 4-5 बार आ गया। चीप है, चीप, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। कुछ ना कुछ तो सर छूट ही है। 2 बार इसको सर बनाने का अकाउंट से ट्राई किया था, बनता ही नहीं, कुछ ना कुछ याद ही नहीं रहता इतना। बट यू कांट हेल्प मुन्ना, आपको बनाना तो पड़ेगा। कॉपी दे मेरे को। सर ये क्या है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और डेफिशिएंसी अकाउंट? ये एक फॉर्मेट ड्रिवन पीस ऑफ पेपर है। क्या है? फॉर्मेट ड्रिवन पीस ऑफ पेपर। सर ये होता क्या है, कौन बनाता है? ये एक असेट और लायबिलिटी का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर माने ही असेट लायबिलिटी। ये डायरेक्टर लोग बना के लिक्विडेटर को देते हैं। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में इसे बनाना पड़ता है। इसमें राइट हैंड साइड में एक कॉलम रहता है अमाउंट का,
एक कॉलम लेफ्ट हैंड साइड में भी रहता है, पर वो बाद में स्टार्ट होता है। इसमें स्टार्ट यहां से करना पड़ता है। ये देखिए एग्जाम में आता है, बहुत आया पिछला बार में बाबा, बहुत बार आया है। पहले तो हम लोग छोड़वा देते थे बच्चों से कि नहीं मत कर जा, अगर नहीं हो रहा है तो। अब तो बाप रे 5-6 बार आ गया, बोल तो रहे। वो इजी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं बना पाओगे। हाँ, इसका ये अंदर का माल का आप ऑर्डर नहीं भी रखोगे तो चलेगा। कुछ इजी करना होगा तो मैं इजी आज तुम्हारे लिए कर सकता हूं रिवीजन में। अगर बहुत परेशानी हो रही है, नहीं बन रहा है तुम लोगों से, तो बनने लायक सीन बनाने का काम हम कर सकते हैं। फिर पूरा 12 का 12 मार्क्स नहीं आएगा, 7, 8, 9 मार्क्स आएगा। समझे? सबसे पहले आपको उन असेट्स को लिखना है जो स्पेसिफिकली प्लेज्ड नहीं है, माने फ्री असेट। सब समझ गए को? फ्री असेट मेरे एग्जांपल की लैंड एंड बिल्डिंग छोड़ के बाकी सब। यहां पे कोई ऑर्डर लिखने का दरकार नहीं है। जो असेट का नाम जहां लिखना चाहो लिख दो। ऐसे है ऑर्डर, पर आप जिसका नाम जहां लिखना चाहो लिख दो। यहां पे उसके रियलाइजेबल वैल्यू लिखोगे। ये डायरेक्टर बना रहा है तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू है। लिक्विडेटर जो कैश बुक बना रहा था वो एक्चुअल वैल्यू था। लिक्विडेटर टी शेप में बना रहा था फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, डायरेक्टर वर्टिकल फॉर्म में बना रहा है। जोड़ दीजिए। उसके बाद प्लेज्ड असेट का कॉलम बनाइए। लिस्ट भी मत लिखिएगा अगर एग्जाम में याद नहीं रहता है तो। फिर भी बता रहा हूं, लिस्ट भी छोड़ दीजिएगा। ये प्लेज्ड असेट है। प्लेज्ड असेट का मतलब हो गया मोर्टगेज असेट, तो क्रेडिटर जरूर होगा। तो मोर्टगेज असेट को बेचोगे तो कितना पैसा लिखोगे, लाओगे पहला कॉलम। क्रेडिटर का कितना पैसा बाकी है दूसरा कॉलम। अगर डेफिशिएंसी आया 10,000 वाला या सरप्लस आया 10,000 वाला, तो सरप्लस यहां लिखोगे। डेफिशिएंसी 12,000, मेरे एग्जांपल का 12,000 रहे तो वो यहां लिखोगे। अगर डेफिशिएंसी आया 12,000, तो जब अनसिक्योर्ड का पेमेंट होगा तो अनसिक्योर्ड के पेमेंट के साथ लिखोगे इस जगह पे। देखो, अगर सरप्लस आया तो कॉलम का अमाउंट को बाहर शिफ्ट कर दोगे। ये सब अंदर में सामान उमान लिखने के लिए जगह नहीं होता है, अगर तो छोड़ सकते हो, याद नहीं रहता है तो। अब आपके पास देखो सरप्लस आ गया, सरप्लस, और ये वो 4,40,000 आ गया। 4,40 समझ गए? मेरे एग्जांपल वाला 4,40, तो ये रहा 4,40 और ये 10, तो अपने पास 4,50 आ गया। वही 4,50, कहानी वही है, प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट अलग है। बस इसमें ना लिक्विडेशन एक्सपेंस और लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन नहीं आता है, और कॉल फॉल वाला टेबल नहीं बनता है। जितना अमाउंट रहता है खाली उतना को लिख के डायरेक्टर बोलता, बाकी लिक्विडेटर तुम करो। क्योंकि स्टेटमेंट डायरेक्टर को तो बेचने का हक नहीं है ना, डायरेक्टर बना के छोड़ देगा। उसके बाद एक समरी बनती है ग्रॉस असेट की, जिसमें आप प्लेज्ड असेट और नॉन प्लेज्ड असेट का ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू लिखते हो। बेचने में जितना पैसा मिलेगा वो लिखते हो। फिर आप लायबिलिटी पेमेंट करना स्टार्ट करते हो। सबसे पहले उस लायबिलिटी को लिखते हैं जो लायबिलिटी हम यहां पे ऑलरेडी पे कर चुके हैं। उसका नाम है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू द एक्सटेंट द क्लेम्स आर कवर्ड। कवर्ड मीन्स एक तरह से पेड। तो जितना आप पे कर चुके, फॉर एग्जांपल 1,50 में असेट बेचे थे, याद है 1,40 पे कर दिए थे, तो यहां 1,40 लिख दिया जाएगा, वो भी इनर कॉलम में। यहां दोबारा 1,40 मत लिखना, बोलो क्यों? क्योंकि ऊपर तो ऑलरेडी पेमेंट आप कर चुके हो, इसलिए यहां पे खाली कवर्ड पार्ट लिखा जाता है, और वो भी इनर कॉलम में, इधर वाले कॉलम में। और जो अनकवर्ड वाला पार्ट है, जो 12,000 अनपेड छोड़ दिए थे, वो तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में लिखेंगे, बात हो ही गया। उसके बाद आप सारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिखोगे। वैसे ही कैलकुलेशन होगा। पेमेंट कर दिए तो कितना बचा, फिर आप डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करोगे, कितना बचा। इसमें डिलेड पेमेंट वाला 5,000 नहीं आता है। 3 महीना का डिलेड नहीं आएगा, क्योंकि 1,10,000 तक की तो कहानी बनेगी। डायरेक्टर तो 1 तारीख को बना के पेपर दे ही देगा ना। उसके बाद आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करवा दो, उसके बाद आप शेयर होल्डर का पेमेंट करा दो।
शेयर होल्डर का पेमेंट आते आते आपका रुपया खत्म हो जाएगा, मान के चलो, नेट में डेफिशिएंसी आ जाएगी। अगर शेयर होल्डर का कैपिटल का पेमेंट कराने के बाद भी आपके पास पैसा है तो आप बैलेंस सरप्लस लिख दो। बस एक चीज याद रखना, अगर यहां शेयर सब 70 रुपए पेड अप है तो 70 ही लिखना है, आपको 30 रुपए अलग से कॉल नहीं करना है, क्योंकि वो कॉल कौन करेगा? लिक्विडेटर करेगा। और आप नीचे में लिख दीजिएगा देयर इज ₹20 का अनकॉल्ड कैपिटल लायबल टू बी कॉल्ड। ये फाइनली जब सरप्लस डेफिशिएंसी जो भी आएगा आ जाएगा, फिर उसका एक भाई बनाना पड़ता है यहां पे। सर ये क्या है? लॉस प्रॉफिट का स्टेटमेंट, इसका नाम है डेफिशिएंसी अकाउंट। इसमें ऊपर में लिखना पड़ता है आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी। यहां सारे लॉस के आइटम लिखने पड़ते हैं कि मेरे पास पुराना एक्यूमुलेटेड लॉस कितना था, हमने डिविडेंड पेमेंट किया है क्या इतने सालों में कि लॉस और आया या प्रॉफिट कम हो गई, पिछले किन किन साल में कितना कितना लॉस हुआ। स्टार्ट करना पड़ेगा या तो 3 साल पहले या 5 साल पहले से, सब में बता देगा कितना साल पहले से स्टार्ट करना है। ठीक है, मान लो आप 5 साल पहले से स्टार्ट किए थे, हो गया 5 साल पुराना लॉस और 5 साल पुरानी रिजर्व्स, वो प्रॉफिट में है। यहां पे देखो बच्चा लिखा ओपनिंग जनरल रिजर्व, ये क्वेश्चन में 5 साल पुराना है। और ये ओपनिंग पीएल डेबिट बैलेंस, ये भी 5 साल पुराना है, ये 2010 का है देखो, और 2015 में हमारा लिक्विडेशन हुआ है। तो जितना साल पुराना डिटेल देगा तुम वहीं से स्टार्ट कर देना। फिर अब 2010 से 2015 के बीच में जितने लॉस हुए उन सबको यहां लिखेंगे, और जितना हमने डिविडेंड पेमेंट किया उन सबको यहां लिखेंगे, और जितना प्रॉफिट हुआ 2010 से 15 के बीच में यहां लिखेंगे। तो ऑल लॉसेस आर रिटर्न ऑन द टॉप, ऑल प्रॉफिट्स आर रिटर्न ऑन द नीचे। असेट बेच के अगर कुछ लॉस होने वाला है तो नीचे ऊपर, और असेट बेच के अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है तो नीचे। तो असेट बेचने वाले प्रॉफिट को लॉस इन रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग। तो अब यहां देखो तुम्हारे पास्ट लॉस भी आ गए सारे, जो एकदम पुराने थे वो ब्रॉट डाउन करके आ गए, जो पिछले 5 साल के थे वो यहां लिख के आ गए। असेट बेचने से जो लॉस होने वाला है प्रोबेबल लॉस, वो यहां आ गया, तो सारा ही लॉस तो आ गया, एक्चुअल लॉस और प्रोबेबल लॉस सब आ गया। एक्चुअल प्रॉफिट और प्रोबेबल प्रॉफिट वो यहां आ गई। फाइनल जो दोनों आएगा, ये भी 4,04,000 का डेफिशिएंसी है और यहां पे भी 4,04,000 का डेफिशिएंसी है। नीचे में लिख देना कि इसमें हमने लिक्विडेशन एक्सपेंस का और लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन का बातचीत नहीं किया है, और इसमें अभी भी मेरा 20 रुपए का कॉल इन अरियर कॉल करना बाकी है। ये 2 लाइन अलग से लिख दिया जाता है। तो ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में कॉन्फिडेंस रखते हो ना, तो ये वैसा ही चीज है, बस थोड़ा फॉर्मेटिंग अलग है। अच्छा याद रखिएगा, ग्रॉस लायबिलिटी का कॉलम भी आप बनाइएगा। ये जो अमाउंट है ये उधर नहीं आएगा, बाकी सब उधर भी आएंगे। इसका टोटल ग्रॉस असेट ग्रॉस लायबिलिटी को जब मैच करोगे ना, ये ग्रॉस असेट है और ये ग्रॉस लायबिलिटी, इसको माइनस करोगे तो यहां का डेफिशिएंसी मैच करेगा। 6,03,000 का ग्रॉस असेट माइनस 667 का ग्रॉस लायबिलिटी इक्वल टू डेफिशिएंसी ऑफ 64,000। हेलो, तो ये इस तरह का एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फंडा है, जिसमें बेसिक नॉलेज कंटेंट वही है जो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में है। वो टी शेप में बनता है, ये वर्टिकल फॉर्म में, उसका कोई फॉर्मेट नहीं, इसका फॉर्मेट है। वो होने के बाद बनता है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये होने के पहले वो लिक्विडेटर असेट लायबिलिटी को बेचने का वैल्यू लिखता है, यहां डायरेक्टर अपना एस्टिमेटेड वैल्यू लिखता है। ये फर्क है, बाकी डेटा सिमिलर है, दोनों का लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ज्ञान सिमिलर है। सो ये मेरा फाइनल लेक्चर रहा रिवीजन ऑफ लिक्विडेशन अकाउंटिंग का। अनुपम बंद करो। तो ठीक है,